अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग? आज सुबह सुबह हम कुछ नंबर्स टैली कर रहे थे कोविड के, और माशाल्लाह नज़र न लगी। मैं दोबारा से इस बात पे हैरान थी और इतनी खुश थी कि हमारे नंबर्स कितने नीचे चले गए हैं, क्योंकि एक कंपैरिजन देना चाहती हूँ। दुनिया में डिफरेंट औकात में कोविड की पीक्स आई हैं। आजकल जहाँ पीक चल रही है ना, दैट इज़ रशिया। मतलब रशिया में एक दिन में 24 घंटों में 54,000 न्यू केसेस आए हैं, आप अंदाज़ा करें। और उनकी अमवात की शरह इतनी ज़्यादा है कि कहा यह जा रहा है कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है इतनी अमवात नहीं हुई जितने पिछले 24 घंटे में हुई हैं। हज़ारों की तादाद में। अब पता है क्या, ये जब सूरत हाल देखते हैं तो थोड़ा खौफ भी आता है और अपनी सूरत हाल देख के थोड़ा इत्मीनान होता है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर हम दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे या आपको दरख्वास्त करेंगे कि अब ये जो हमारा सिलसिला थमा है या रुका है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, ये इसी सतह पे रहना चाहिए। इनफैक्ट इससे और नीचे जाना चाहिए। वी डोंट वांट टू सी, अल्लाह पाक का करम रहे हमारे साथ, वी डोंट वांट टू सी अनदर फिफ्थ वेव जिसमें दोबारा से पाबंदियां, दोबारा से सूरत हाल अजीब, दोबारा से बीमारी हर तरफ हमें नजर आए, इर्द गिर्द अपने लोगों को मुतासर होता हुआ हम देखें। इसलिए एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें। मास्क का इस्तेमाल अगर कर लेना हम सिर्फ, वैसे भी हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि सिर्फ कोरोना से नहीं आपको मास्क बचाता, मास्क वैसे भी इर्द गिर्द हमारे जितने पोल्यूटेड सिटीज हैं आपके लंग्स को महफूज रखेगा, आपको दीगर 50 बीमारियों से बचाएगा। कोविड की वजह से हमें पता चल गया कि कितने फायदे हैं वैसे ही मास्क पहनने के। और प्री कोविड भी बड़ी दुनिया में ऐसी जगह हैं जैसे कि चाइना, केसन टाउन, ये वहाँ ऑलरेडी लोग जो है मास्क पहनते थे इवन बिफोर कोविड। तो एटलीस्ट कोविड से हमें ये पता चल गया। दूसरा ये अभी भी हम ऑब्वियसली लोगों को कहते हैं मास्क पहने, ये लोगों ने मास्क पहना है तो हमारे नंबर्स जो हैं ये नीचे गए हैं। सो दिस इज रियली योर कंट्रीब्यूशन कि ये सारा मामला जो है ये संभला रहा है। एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर करना है। मुझे बिल्कुल ही सुबह 5-4 बजे एक पेन किलर की जरूरत पड़ गई घर पे। आई हैव अ लिटिल माइग्रेन इशू और वो नहीं थी। सो आई चेक्ड अ फ्यू ऑनलाइन ऐप्स, वो भी डिलीवरी नहीं कर रहे थे उस टाइम, और मैं बाहर लिटरली फजर के टाइम सुबह बाहर निकला टू गेट द मेडिसिन। इतनी ऐसी अजीब सी हालत थी। कोई एक 24/7 फार्मेसी नहीं मिली मुझे। लेकिन कहते तो हैं बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, बट देयर वाज नो फार्मेसी। पेट्रोल पंप पे जो दुकानें थी वो तक बंद थी। सो अल्टीमेटली आई स्पोक टू अ डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन। उसने कहा सिर्फ तुम्हें हस्पताल की फार्मेसी मिलेगी इस टाइम, और कोई नहीं मिलेगी। सो आई वेंट ऑल द वे टू हॉस्पिटल, वहाँ से फार्मेसी से दवा ली। तो ये भी बताने का मकसद है, बात लगी कि कोई ना कोई फार्मेसी वैसे ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कि 24 घंटे मरीजों के लिए इस बात पे हम जरा तहकीकात करेंगे, क्योंकि बहुत सी फार्मेसीज के बाहर लिखा होता है 24 आवर्स। तो अजीब लगा कि बंद था। वो जो गूगल सर्च भी आप करते हैं ना, 24/7 फार्मेसीज, उसमें से जितनी फार्मेसीज के 24/7 लिखा हुआ था ना, सब पे गया, सब बंद थी। बैड। अच्छा जी, गेम्स या गेमिंग टूर्नामेंट की जब भी बात आ रही है ना, मेरे जहन में एक लेटेस्ट सीरीज आपने भी शायद देखी हो नेटफ्लिक्स पे, स्क्विड गेम, वो आ रही है। एंड आपको पता है कि वो बहुत जल्द नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड सीरीज बनने वाली है। एक्चुअली आई थिंक आई रेड दैट कि वो ऑलरेडी मोस्ट वॉच्ड किस्म की होगी। आई हैवंट वॉच्ड इट, सो आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट। वो ज़रूर हम बात कर लेंगे। सुबह सुबह आपको बताएं कि हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर मेहरबान है, और वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना करने की कानूनी शिक ख़त्म कर दी गई है। कहा जा रहा था चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक ऑर्डिनेंस काबीना में पेश होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ कहा इजलास में नैब ऑर्डिनेंस पर कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब के लिए कोई मुशावरत नहीं होगी। सुन लीजिए। चेयरमैन नैब के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है वो आज काबीना में बहस में नहीं आया, लेकिन वो मुकम्मल हो गया है। देखिए, मैं समझता हूँ, अभी भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दीली करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। और वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। पे हमारा बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ है, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए।
इन्होंने तो वाजे कर दिया कि जनाब उनसे कंसल्टेशन नहीं होगी अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए, लेकिन वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं कि चेयरमैन नायब और तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक शहबाज शरीफ से कानून के मुताबिक मुशावरत होगी। यही हुकूमत का आखिरी फैसला है, क्योंकि सर्टनली ही इज़ द अपोजिशन लीडर। सेनेटर फ़ारूक नसीम की मातहत वजारत ने ही नायब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा भी तैयार किया है, जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि वो मुसव्वदा तैयार हो चुका है ऑर्डिनेंस। उनकी वजाहत के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान से सर्टनली फेक न्यूज़ का तासुर एक मरतबा फिर मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है ये तासुर देने में महारत रखते हैं वो ऑलमोस्ट। मौजूदा चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। ऑर्डिनेंस के बाद वो नए चेयरमैन की तकर्री तक काम जारी रख सकेंगे। ये बात भी दिलचस्प है कि अपोजिशन को तो चेयरमैन नायब से शिकायत थी ही, हुकूमत को खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। इन केस यू फॉरगॉटन, आपको सुनवाते हैं एज ए रिमाइंडर। नायब जो है उसको चाहिए कि वो तफ्तीश पहले करे और किसी को पाबंद सलासल बाद में करे। मुझे अफसोस ये है कि नैब, आपने कहा नैब हमारे नीचे नहीं है, मेरे नीचे नैब होती आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। अच्छा जी, साथ आपको ये भी बता दें कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये आज जारी हो जाएगा। अब इस अहम मामले पर काबीना इजलास में बात तक ना होने का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं काबीना को इस मामले से जानबूझकर दूर रखा जा रहा हो। बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। अच्छा, ये गैर आईनी तो नहीं है ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी इस किस्म के फैसले करना, लेकिन गैर जमहूरी तासुर ज़रूर इन फैसलों से आता है। जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं होती जब इस तरह ऑर्डिनेंसेस आते हैं और फिर इतने बड़े और अहम फैसले किए जाते हैं। वज़ीर कानून सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पहले बात करते हैं और उसके बाद मलिक अहमद खान साहब भी, जो कि शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फ़ारूक साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि वाक़यात की टाइमलाइन कुछ यूँ बनती है कि काबीना इजलास हुआ, उसके बाद हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने वाजे कर दिया कि शहबाज शरीफ से बात नहीं होगी, फिर आप और बाबर अवान ने बताया कि बात तो शहबाज शरीफ से ही होगी क्योंकि वही अपोजिशन लीडर हैं। तो असल में क्या हुआ? काबीना में इस बारे में बात हुई, कोई फैसला हुआ? आप ज़रा क्लैरिटी दे दें हमें। देखिए, काबीना में तो चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ और फवाद ने जो मीडिया ब्रीफिंग दी, वो जो पुराने डिस्कशंस थे पीएम साहब के, हम सब के, और हमारी तरफ से एक चीज़ ये चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है शहबाज शरीफ साहब इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम, तो लिहाजा उनसे कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो फवाद का तो क्योंकि जो फवाद ने ब्रीफिंग दी, वो जो फाइनल मीटिंग पीएम के साथ हुई उससे पहले उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी, तो मेरे ख़्याल में ये बाद का ये इवेंट है जब ये बात फिर डिस्कस की गई और फिर ये तय किया गया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कंसल्टेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल ही लास्ट मीटिंग में तय हुआ। प्रॉब्ली फवाद चौधरी साहब वाज नॉट अपडेटेड रिगार्डिंग। अच्छा, लेकिन फिर भी देखिए इसने इस चीज़ ने कंफ्यूजन का तासुर तो क्रिएट कर ही दिया। मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है शहबाज शरीफ के। मलिक साहब, क्या आप इस चीज़ को क्या समझ रहे हैं? पहले तो ये कह दिया कि बिल्कुल कोई कंसल्टेशन नहीं होगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, और असूलन तो होनी चाहिए, ये कंसल्टेशन बनती भी है, और उसके बाद फिर फारूक नसीम साहब ने कहा कि नहीं हम बात करेंगे। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी कहते हैं ना कि जनाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बात नहीं उन्होंने दिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी बहुत शुक्रिया हुमा। देखिए, ये बेसिकली फवाद का तो सिर्फ तसुब है और फवाद वांट्स टू हिट द गैलरी, उनके इसके अलावा और पर्पस कोई नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं उनको पता है कि वो नीदर उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन करेक्ट दे रहे थे नॉर पॉलिटिकली इट वाज वाइज। और ये जिस तरह से करना चाह रहे हैं कि क्या फिर जो फवाद की अगर मंतक को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर वो जो पार्लियामेंट की उसके पीछे विजडम थी कि कोई ऐसी आर्बिट्रेरी पोजीशंस ना दे दी जाएं और जो बिल्कुल वन साइडेड हों, और उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री फ़ारूक साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। ये जब 99 से ऑनवर्ड्स चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट हुई, जब पहली दफ़ा ये लॉ बना, फिर वो कैसे ट्रेवल की, कैसे चीफ जस्टिस के साथ मशावरत की बात आई, फिर वो पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के मशवरे को क्यों अहमियत दी गई, तो उसके पीछे एक लेजिस्लेटिव विल भी थी
तो मैं ये तो नहीं समझता कि फवाद इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, लेकिन समहाउ फवाद का तसुब इतना गहरा है कि बाज़ औक़ात वो हर चीज़ को ओवरशैडो कर देते हैं। तो जस्ट ब्रश इट असाइड। जो रिस्पॉन्सिबल बात है वो फरूख साहब आपसे कर रहे हैं। चलें, फरूख साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। अच्छा, तो एक और भी बात कर लेते हैं भी आप हमारे साथ हैं, आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि अब ये रेफरेंस तो ऑब्वियसली आ रहा है, फौरी तौर पर तो मौजूदा चेयरमैन नैब को ही तौसीम मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो आप क्लियर कर सकते हैं कि इस दौर में नैब की परफॉर्मेंस से हुकूमत के लोग ज़्यादा खुश नहीं रहे और आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, तो फिर भी उन्हें चेयरमैन इसी चेयरमैन को आगे बढ़ाना, ये कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है कॉल और फेल में। तो क्या ये क्यों हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल, हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर किसी ने चेयरमैन नैब के बारे में कोई बात की है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो। और फ़िलहाल तो चेयरमैन नैब को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होगा तो पुराना चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू करने वाली चीज़ तो इसमें कोई तजाद नहीं है। नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए और भी नाम है, इनका भी नाम है, लिविंग प्लेइंग फील्ड है, इनको भी कंसिडर किया जाएगा, दूसरों को भी किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल, तो ऑर्डिनेंस जब आएगा तब देखना पड़ेगा कि उस कंटिन्यूएशन का कोई टाइम फ्रेम है या नहीं है। या मलिक साहब आप लोगों से कोई बात हुई है, ये तौसी तो मिल जाएगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू मिल जाएगी। आप लोग वैसे ना कुछ कर सकते हैं ना रोक सकते हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ क्या है? ये इस तरह से तौसी मिलनी चाहिए मौजूदा चेयरमैन नैब को? देखिए, बड़ी एक्सप्रेस प्रोविज़न थी कि नॉन एक्सटेंडेबल होगा, और अगर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि वो इसी एक नुक्ते को थोड़ा तरमीम करके, अब बेसिक पर्पस जो कंसल्टेशन में भी जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरे पास कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट तो नहीं है जो कि भी तैयार हो गया और जी अब आ जाएगा, आज पूरी राय दे सकते। जी एग्जैक्टली। लेकिन अब्दुल्ला, मसला ये है कि जो गालिबन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि दो चीज़ों में शायद ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि एक, अगर कंसल्टेशन जो है वो सक्सीड नहीं करती बिटवीन लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस, तो प्रॉब्ली ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की एडिशन कर रहे हैं बीच में। और फिर दूसरी जो कर रहे हैं वो जो था कि नॉन एक्सटेंडेबल, तो उसके अंदर कोई तब्दीली लाएंगे। अच्छा, नॉन एक्सटेंडेबल को जब तब्दील कर रहे होंगे इस सिचुएशन में, तो वो पर्पस को डिफीट करेगी कि उसको नॉन एक्सटेंडेबल क्यों कहा गया था जब, तो उस पर ऑब्वियसली इट विल हैव बड़ा सीरियस चैलेंज कोर्ट्स में इसको होगा, और ये गवर्नमेंट के लिए इससे भी निकलना आसान नहीं होगा। नहीं तो आप लोग कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं इस एक्सटेंशन को? देखिए, वी हैव एन ऑप्शन। ये तो भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो इसके ऊपर अपनी एक मशावरत करेंगी इंडिपेंडेंटली। मेरा तो एक व्यू है, अगर आप मुझसे पूछे, बिकॉज माई स्टेटमेंट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट शहबाज साहब स्पोक्स पर्सन, तो मैं उनकी जो पूरी कंसल्टेशंस होंगी उसके बाद ये विल बी इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं सियासी तज्जिया, सिंस यू आर अ पॉलिटिशियन एज वेल, सियासी तज्जिया क्या है आपका? आपको इसके पीछे हुकूमत की बदनीयती नज़र आती है, या आप वाकई समझते हैं कि अब ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा इसलिए एक्सटेंशन दी जा रही है, एंड यू नो वील वेट एंड सी के क्या होता है? एक टर्म अब्दुल्ला होती है इल विल। अब बेसिकली कर ये रहे हैं कि ये एक ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं जिससे प्रीवियस प्रोविज़न जो इससे पहले का कानून है उसको ख़त्म करके और इसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए ये जो चेयरमैन नैब अभी अपॉइंट करेंगे कि वो फॉर अ सर्टेन पीरियड आगे चलते रहें, तो इसके पीछे मकासद जो हैं इनके वो अभी ज़रूर ज़ेर बहस आने चाहिए। और वो भी शायद पार्लियामेंट के अंदर तो गवर्नमेंट इसको लेके ऐसे नहीं जा रही, ऑर्डिनेंस के साथ आ रही है, तो फिर ये अदालतों में जाके इसके ऊपर पूरी बहस होनी। अगर मेरा नुक्ता नज़र और मैं अपनी पार्टी में भी राय दे सकूं, और आपने मुझसे पूछा कि आपकी अपनी राय या सियासी तौर पे आप एक कारकुन की हैसियत से क्या समझते हैं, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली तो इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी ये ना वो है। और जब इसको आप लेकर जाएंगे अदालतों में तो लीगल इसकी भी देयर इज एन ऑप्शन कि आप इसे अदालत में चैलेंज कर सकें। जी मलिक साहब, आपने इल विल की बात की है और बहुत से और भी जो हैं वो इसी तरह सोच रहे हैं, क्योंकि बल्कि फ़ारूक साहब से पूछ भी लेते हैं। फ़ारूक साहब, ये ऑब्वियसली बड़ा हसास मामला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी जानते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए कानून साजी ऐसी हो कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। अब मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ऑब्वियसली ये एक इल विल की फीलिंग जो है पहुँच जाएगी। आप लोग
बजाय पार्लियामेंट के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही सब कुछ करेंगे तो पार्लियामेंट के वकार वाली बात तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब पार्लियामेंट के रास्ते होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? आगे से कोई कुछ कह भी ना सकता। मेरे ख्याल में ये सवाल बड़ा अच्छा है लेकिन टेक्निकली सही नहीं है। या तो 18वीं तरमीम से ऑर्डिनेंस की जो पावर है इशू करने की, प्रोक्लेम करने की, वो ख़त्म कर देते, लेकिन ऑर्डिनेंस की का एक ऑप्शन रखा गया और फिर ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस जब भी होगा तो उसको पार्लियामान में लाया जाएगा और पार्लियामान में ले किया जाएगा। तो दो तरीक़े हैं पार्लियामान में जाने के, एक तो बिल की फॉर्म में है, आप बिल लेके आएँ और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने। दूसरा तरीक़ा ये है कि ऑर्डिनेंस बनाएं, ऑर्डिनेंस ले करें और वो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। तो दोनों तरह से पार्लियामान की तौक़ीर की जा रही है, पार्लियामान से ही फ़ाइनल अप्रूवल ली जा रही है। तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई बेतौक़ीरी पार्लियामेंट की नहीं है। अच्छा जी, पर ये वैसे गैर आइनी नहीं है, शुरू में इब्तिदा में ही हमने बात की थी, लेकिन पॉलिटिकली मलिक साहब आपने भी कहा कि अनएक्सेप्टेबल है। वैसे कल हम मरीम औरंगज़ेब साहिबा के भी बयानात देख रहे थे और उन्होंने कहा जी ये तो अपनों को और माफियाज़ को, अपने माफियाज़ को NRO देने के मुतरादिफ होगा। आपका ऐसा लगता है कि इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं है, आप अभी भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसके इंतज़ार के बाद प्रॉब्ली आप मशवरा करेंगे? नहीं हुमा, मैं जो हुमा बात कह रही थी अब्दुल्ला, देखें जो फ़ारूक साहब कह रहे हैं उसके अंदर एक उसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर तो ये सिर्फ टेक्निकलिटी का सवाल है, ये जो लेजिस्लेशन है ये पीपल्स विल है और पीपल्स विल के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है, पार्लियामेंट है। और अगर आप पार्लियामेंट से कानून साजी के बजाय उसको अल्टरनेट कर लेंगे कि आपके कवानीन किसी भी डायर नीड में, वो एक होता है कोई एक इमरजेंट सिचुएशन जिसमें कोई ऐसी सूरत हाल पे क्या कदगन है आपके ऊपर कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और ये तय कर लें, बातें बहस कर लें, आपके पास अददी अक्सरियत भी है, तो वाई नॉट टू डू इट द वे इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू इट, उस तरीके से क्यों नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये चलें, जो फ़ारूक साहब कह रहे हैं इसी को तस्लीम कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक फ़ैसला करती है, गवर्नमेंट लेके आ जाती है ऑर्डिनेंस के ज़रिए और उसको बुलडोज़ करके चली जाती है, तो फिर पार्लियामेंट का पर्पज़ उसकी तो एक बड़ी सडन डिमाइज़ है। और फिर वो इतने अच्छे जूरिस्ट जैसे फ़ारूक साहब हैं, मेरे इनसे सियासी मामलात अपनी जगह पर हो सकते हैं लेकिन कानूनी एतबार से इनकी राय की बड़ी अहमियत है। तो बीइंग इवन द लॉ मिनिस्टर होते हुए भी, वज़ीर कानून होते हुए भी, इनको कम अज़ कम एक अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन से पार्लियामेंट की उस तौकीर का Malik Sahab, you made your point there. Of course, having the option of ordinance does not mean कि आप बाकी पार्लियामेंट को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें, तो लिहाजा ये ऑप्शन और एक्सरसाइज बड़े तरीके से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब का ये कहना है कि since the option is still there, तो इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब एंड मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, probably this may not be a new term for you, लेकिन अरे मौसम का हाल भी आ रहा है हमारे सामने। ये मैंने पहले नहीं देखा था, पहले ये नई चीज़ है, नई चीज़ है। मुझे हमेशा से बचपन से मुझे शौक है मौसम का हाल देखने का, और खासतौर पे बिकॉज़ आई लाइक टू खबरनामे में सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट मौसम के हाल में होता था। अच्छा, और मुझे इसलिए क्योंकि आई लाइक टू बी फ्लोटिंग ऑन द क्लाउड्स, जो हम आपको इस वक्त लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम 7वें आसमान पे घूम रही हैं? ज़्यादातर में वही होती है। अच्छा जी, ज़रा आपको बता दें कि मुर्गी को लिटरली अगर कटी हुई भी हो ना तो पर लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतें होश उड़ा रही हैं और सिर्फ एक दिन में मुर्गी 90 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। इमेजिन, कराची में 3 रोज़ में मुर्गी का गोश्त 350 रुपये से 440 और बाज़ इलाकों में लिटरली 440 नहीं मिल रहा है, हमारी तरफ 480 काफ़ी ऊपर जा रहा है, 500 भी एट टाइम्स अगर आप बहुत ही ज़रा पॉश दुकान से ले लें, खुदा ना खास्ता तो। क्वेटा, पेशावर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुर्गी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक तरफ हुकूमत अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ने के दावे कर रही है, दूसरी जानिब आम आदमी के लिए हफ्ते में एक दिन चिकन खाना भी ख्वाब बन गया है लिटरली। और हुकूमत अगर अब भी ये समझती है महंगाई काबिल बर्दाश्त है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। एक्चुअली इस पर क्या बात करें हम आगे, लेकिन बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अब्दुल करीम, जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। डॉक्टर अब्दुल करीम, ये जल्दी से इन नटशेल समझा दें कि ये एक दिन में इतना इजाफा होना मुर्गी की कीमत में क्या हो रहा है, किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इसमें इस तरह है, पोल्ट्री इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोल्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश बर्ड मार्केट है।
उसका मतलब है कि हम लोग दुकान पे जाते हैं, ज़िबा कराते हैं, उसको घर ले जाते हैं। इससे इसकी मुर्गी की पेरिशेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वॉलेटाइल मार्केट हो जाती है, जिसका मतलब है कि बहुत नीचे भी जाती है, बहुत ऊपर भी जाती है। मैं मुर्गी को महंगी होने की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। वजह उसकी ये है कि मुर्गी की अगर आप पिछले 2 महीने का रेट रख के मुर्गी का रेफरेंस वो रखें तो वो एक ऐसा रेट था जिसमें पोल्ट्री फार्मर जो था वो तकरीबन तबाह हो गया, उसका नुकसान हुआ, वो कुछ बंद हो गए, कुछ प्रोडक्शन कम कर दी, तो उसको रेफरेंस नहीं लिया जा सकता। और बिसाइड इसके और मैं आपको कहता चलूँ कि मुर्गी के गोश्त के साथ 2 मीट्स और हैं, एक मटन है और एक बीफ है, और उसके साथ तीसरी चौथी चीज़ जो है वो दाल है। अगर मटन इस वक्त जो है ना वो 1600 से 1700 रुपए किलो मिल रहा है, बीफ जो है वो इस वक्त 900 से 1000 रुपए किलो मिल रहा है। तो मैं लोगों से ये आपसे पूछूंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चिकन को मटन से कितना सस्ता होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए, उसका 1/3 होना चाहिए, या उसका 1/10 होना चाहिए? सो चिकन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इस वक्त जो प्राइस है, एक और भी मैं बताता जाऊं कि 1 पॉइंट पे ऊपर चिकन की प्राइस का कोई रेफरेंस नहीं होता। चिकन की प्राइस इस तरह है कि जो पूरे साल की एवरेज जो है प्राइस, उस पे फार्मर की इकोनॉमिक्स चल रही होती है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वेरी करती है साल के मुख्तलिफ महीनों में? तो सर्टनली फिर आपके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी वेरी करते होंगे। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुज़श्ता कुछ सालों या कुछ महीनों में बताइए, क्या कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मुर्गी बहुत महंगी हो गई और आपको नहीं लग रहा है? जी, अगर 3 साल पहले की बात करूं, 3 साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है, उसकी डॉलर की वजह है। उसके बाद जो पाकिस्तान में जो पोल्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जिसमें सोयाबीन एक ख़ास जिन्स है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी बढ़ गया, उसके ऊपर ड्यूटी भी ऐड हो गई, उसके बाद डॉलर जो है चला गया। सो 70% ऐसा फीड का मटेरियल है जो कि इंपोर्ट होता है, जिसका डायरेक्ट कॉस्ट से तल्लक है। और रिसेंटली इन्होंने एक नया 2309 जो निकाला है, उसमें इन्होंने कहा जी कि एलसी मार्जिन जो है 100% देना पड़ेगा, और उसमें बदकिस्मती से पोल्ट्री के भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट उसमें आ चुके हैं। तो वज़ीर उसकी वजह से मशवरे देते हैं कि हम एवोकाडो उगाएं और हम कट्टे पालें और हम मुर्गियां देखे रखें और हम अंडों से चूज़े निकालें, तो फिर ये सारी पॉलिसीज़ तो उसके कॉन्ट्रडिक्ट करती हुए नज़र आ रही है। आप लोगों ने बात नहीं की, वीगन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, आपने किसी से कोई बात नहीं की भाई सोयाबीन पे सेल्स टैक्स कम कर दे, कुछ हमें रियायत दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मटन पहले नहीं खा सकते लोग, बीफ भी अब पहुंच से बाहर हो गया, चिकन भी नहीं खाएं तो फिर प्रोटीन तो जिंदगी से निकल ही जाएगा शायद। हम तो पिछले 10 साल से शो डाल रहे हैं, उसमें आप देखें कि हम ये कह रहे हैं कि फूड के जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, उसके ऊपर ड्यूटी या सेल्स टैक्स काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे कॉस्ट बढ़ेगी, वो उससे और कुछ नहीं होगा। और वो जैसा सोयाबीन सीड आता है, उससे एक एडिबल ऑयल निकलता है, एक सोयाबीन मील निकलता है जो जानवरों और पोल्ट्री में यूज़ होता है। उसके ऊपर सेल्स टैक्स या ड्यूटियाँ लगाएंगे तो उससे तो सीधी कॉस्ट बढ़ेगी। केमिकल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट इंपोर्ट हो रहा है, सबके ऊपर डॉलर्स में इंपोर्ट हो रहा है। टैक्स ड्यूटी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। चलिए अब उसके साथ राइट, वी गॉट इट। अब जल्दी से ये बता दें, शायद ये आइडिया भी इधर से ही निकलना है कि मुर्गी सस्ती किस तरह होगी। मतलब आवाम को तो किसी तरीके से रिलीफ मिलना ही चाहिए ना, कि एटलीस्ट मुर्गी तो खा सके। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? एक तो हमें ये असेसमेंट करनी पड़ेगी हम सस्ता किसको कहते हैं, जिसमें फार्म बंद हो जाए। और दूसरा ये है कि नहीं सर, हम आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के आर्गुमेंट पे बिल्कुल बहस नहीं कर रहे। आई एम श्योर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी होगी। इसका सस्ते होने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि इसकी प्रोडक्शन बढ़े। कभी नहीं होता कि प्रोडक्शन कम हो और वो सस्ता हो। जब रेट कम होते हैं तो पोल्ट्री श्रिंक कर रही होती है, जब रेट बढ़ते हैं उसको देख के एंटरप्रेन्योर अट्रैक्ट होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है, उसको फिर वो प्रोडक्शन बढ़ती है। सो एक डब्ल्यू कर्व में पोल्ट्री चलती रहती है। पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा डब्ल्यू कर्व वाइड है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है ना फ्रेश मार्केट है। अदरवाइज ये तभी रेट नॉर्मलाइज होते हैं जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सादा फार्मूला है, कोई और चीज़। और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए साजगार माहौल चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कंटेन चाहिए। बगैर साजगार माहौल के प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती। अगर डीसी साहब ने दुकानों को चालान करना है और बंद करना है, उससे डिस्करेज होता है।
रेट बढ़ता है हुकूमत हरकत में आ जाती है, जब रेट गिरता है उस वक्त सब सोए होते हैं, उस वक्त किसी को परवाह नहीं होती। 100 रुपए में मुर्गी बिक रही है। शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। वी हैड अ प्रोडक्टिव डिस्कशन और इश्यूज और इनके भी चैलेंजेस आपके सामने, और हमारे चेहरों पर इसलिए मुस्कुराहट है क्योंकि हमारी एक नामवर अदाकारा मीरा जी, उनका आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू द सोशल मीडिया, और उनका नया वेंचर अब उन्होंने करने का सोचा है। शी इज लर्निंग टू सिंग एंड शी वुड बी सिंगिंग अ गजल वेरी सून। तो फिर आप आगे और उसकी एग्जांपल्स भी उन्होंने कुछ गाना ऑलरेडी शुरू कर दिया, कुछ सैंपल्स पेश किए उन्होंने सोशल मीडिया पे, और फिर आप पूछेंगे कि फिर हम लोग हंस क्यों रहे थे, तो मतलब अब हम या रो सकते हैं या हंस सकते हैं। हाँ, तो रो हम सकते और नहीं ऑप्शन नहीं है। वैसे वी डोंट डिस्करेज एनीबॉडी हु वांट्स टू डू एनीथिंग, बट ये ज्यादती है जनाब। we're going to talk about these talented girls and that location, what a जबरदस्त कोई जगह है। दिल चाह रहा है मैं भी कुछ फुटबॉल खेलना शुरू कर दूं, लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़राई तरक्की और ज़र मुबादला कमाने के लिए कौम को एवोकाडो उगाने का मशवरा दे चुके हैं। वैसे तो और भी बड़े मशवरे इन द पास्ट उन्होंने दिए हैं, एक्चुअली सीरियसली अगर उग सकता है और सही क्वालिटी का, अगर हमारा मौसम इस तरह कंड्यूसिव है तो व्हाई नॉट, कोई भी अच्छा मशवरा है। और इस पे हमने जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात भी की थी और वो कह रहे थे कि भाई इसके सिलसिले में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। खैर, वजीर आजम ने तो मशवरा दिया और वजीर आजम समझते हैं कि एवोकाडो के पौधे लगाकर लाखों रुपए की आमदनी हासिल की जा सकती है। कोई एक एवोकाडो ना 700-800-900 रुपए का होता है। वजीर आजम ने एवोकाडो उगाने का ज़ाती तजर्बा भी शेयर किया था, और पहले आपको सुनवाते हैं और फिर लाहौर में एवोकाडो का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। एवोकाडो सारी सब्जियों का बादशाह समझा जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन है इसमें। हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है एवोकाडो उगाने पे। मैंने अपने घर में उगाए, एक्सपेरिमेंट किया, ज़बरदस्त उगते हैं। तो दुकान में पता चला एक एवोकाडो 700 रुपए का बिकता है। वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वज़ीर आज़म ने एवोकाडो को सब्जी कहा है। मैंने हमेशा एवोकाडो को एज ए फ्रूट समझा है, फिर टमाटर को भी आपको पता है ना फ्रूट ही समझा जाता है, हालांकि मैंने हमेशा सब्जी समझा है। टमाटो वाली बहस नहीं करते। हाँ, मैं बहस नहीं कर रही, मैं आई वाज जस्ट मेंशनिंग इट ना, वी लिव वी लर्न, वो वाली बात। आई आल्सो ऑलवेज थॉट कि इट्स अ फ्रूट। खैर, वज़ीर आज़म की इस तजवीज़ पर बड़े पैमाने पर अमल दरामद कब तक मुमकिन है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बताएं कि लाहौर में एक जगह ऐसी है जहाँ ना सिर्फ एवोकाडो का जूस फरोख्त किया जा रहा है, प्राइमरीली मिल्क शेक, बल्कि एवोकाडो की पैदावार बढ़ाने के लिए जो गुठलियां वगैरह एवोकाडो में से निकलती हैं ना, जिसका मिल्क शेक या जूस निकलता है, वो मुफ्त बांटे जाते हैं। अच्छा, मैंने एवोकाडो बहुत चीज़ों में खाया है, लेकिन ये जूस और मिल्क शेक वाली बात ना, इट्स वेरी न्यू, सो आई डोंट नो हाउ दैट इज। सो नवीन अली इज गोइंग टू टेल अस। वैसे तो लाहौर में कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जिसका जूस और शेक दस्तयाब ना हो, और ऐसे में एक फल अभी भी ऐसा है जो कि ना सिर्फ लाहौर में नायाब है बल्कि पूरे पाकिस्तान में नायाब है, और वो फल है ये एवोकाडो। एवोकाडो का जूस और शेक, मैं चूँकि इस वक्त गड़ीशो चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक ऐसी जूस कॉर्नर है जहाँ पर एवोकाडो भी मौजूद है, इसका पौधा भी मौजूद है और इसका शेक भी मौजूद है। जूस कॉर्नर के मालिक ने ये सोचा है कि इसकी फार्मिंग बढ़ाने के लिए इसके पौधों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एवोकाडो के जो पौधे हैं वो लेकर जा रहे हैं। 15-20 दिन पहले ना एवोकाडो शेक ट्राई किया था यहाँ से, तो मुझे बड़ा इसका शेक बड़ा मुफीद लगा था। अभी मैं इसकी रिसर्च की और ये बड़े फ़ायदेमंद फल है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान के अंदर एवोकाडो अवेलेबल है। एवोकाडो बहुत ज़्यादा मुफीद है। फ्रूट तो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इसका शेक ऑर्डर करती हूँ। ये बेटा 2 ग्लास बनाना एवोकाडो के मिल्क शेक हनी के साथ। फाइनली एवोकाडो शेक आ गया है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के इंतज़ार के बाद बहुत ही मज़े का, जिसके अंदर शहद भी मुझे नज़र आ रहा है, उसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, और ये एवोकाडो शेक मेरे हाथ में है। मैं इसको टेस्ट करती हूँ पहले, क्योंकि काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसको टेस्ट करके बताती हूँ। शेक तो बहुत मज़े का है। इस जूस कॉर्नर के जो ऑनर है उज़ैर साहब, वो मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और इस शेक के बारे में मज़ीद तफसील जानती हूँ। हमारे पास ये शॉप पे अवेलेबल है एवोकाडो का मिल्क शेक, और अब ये बिल्कुल दुबई स्टाइल पे बनाते हैं, इसमें शहद भी डालते हैं और दूध, एवोकाडो, चीनी थोड़ी सी बस। एक ग्लास में अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ एवोकाडो, बड़ा है तो कम, जिस तरह हम मैंगो का मिल्क शेक बनाते हैं। इसकी अफादियत भी बहुत है और ये अब आना भी शुरू हो गया, और इसका ये लजीज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आखिरी बात जो सबसे अहम पूछने वाली है कि ये एक शेक का ग्लास कितने का है? ये तो महंगा है, आपको पता है, 600 रुपये का है। शहद भी है और वैसे भी फल भी महंगा है।
वैसे नवीन इंसिस्टेड कि ये अच्छा है, लेकिन नवीन की एक वो पीते ही ना पहले जो इंस्टेंट वाली लुक थी ना, उससे एकदम मैं घबरा गई थी। सरप्राइज थी मेरा ख्याल है। वैसे मैंने भी ट्राई किया है, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेंचर इसमें आपको एवोकाडो के पौधे मुफ्त मिल रहे हैं भाई। हाँ, ये वाला पार्ट मुझे बेस्ट लगा है। सो आई डोंट नो इफ आई वांट टू रियली हैव इट इन अ मिल्क शेक फॉर्म, बट वो अगर आप मुझे बट आई सर्टेनली वांट टू हैव इट इन माय क्यारी। हाँ, क्यारी में ज़रूर लगाना चाहती हूँ, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। वैसे एवोकाडोज आर गुड और सेहत के लिए भी बहुत आला है और इनके बड़े यूजेस हैं। मतलब आप लिटरली स्लाइसेस काट के ना उसका अगर ब्लॉक्स बना लें, सैलेड में डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको मैश कर दें तो गुआकामोली डिप बन जाती है। उसके बाद बहुत से लोग मैश करके अपने बर्गर्स में भी उसको लगाते हैं। सो थैंक यू नवीन फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। आपने तो जूस एंजॉय कर लिया है। वंटा हम अभी 600 रुपए का एक एवोकाडो है इस वक्त। हाँ, आई थिंक सो। आप कह रहे थे ना 600-800 मुख्तलिफ रेट्स ही होते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज मैटर करता है ना। वी आर ऑल्दो राइट नाउ जस्ट हैविंग चाय एंड पानी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और पुलिस का काम आपको पता ही है। वैसे तो हमें फिर भी पता नहीं क्यों कहना पड़ता है, शहरियों की हिफाजत करना है, लेकिन जब पुलिस खुद ही शहरियों के जानो माल की दुश्मन बन जाए तो बंदा कहाँ जाए। वैसे कराची पुलिस के हाथों शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के पहले भी केसेस आते रहे। इमेजिन। और एक और वारदात अब सामने आ गई है। न्यू कराची से अगवा किए गए 17 साल असद को सुरजानी टाउन थाने की पहली मंजिल से बाजी। मतलब थानों से लोग बाजियाब हो रहे हैं। नहीं तो यानी एक थाने ने दूसरे थाने पे छापा मारा होगा कि बाजियाब करने के लिए। ये बड़ी एक बार समय सब इंस्पेक्टर भी शामिल थे। कौन कौन शामिल है इसमें? एक्चुअली ये कोई महकमाना कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है, नहीं हुई है? ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, मतलब लिटरली हम सहम गए, डर गए। हमें बात बताते हुए ताज्जुब हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना। आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है कराची के मामलात पर साल से। कब इस तरह के पहले वाक़यात रिपोर्ट हुए, अब जो दोबारा केसेस ही सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कराची के शहरियों को वाकई सहम जाना चाहिए, डर जाना चाहिए जिस तेजी से इस नोयत की वारदातें जो है सामने आ रही हैं। इस शहर में एक वक्त ये था कि 80 और 90 की दिहाई में कि किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ करती थी और बाकायदा गिरोह थे यहाँ पे शहर में जो लोगों को किडनैप करते थे, उनसे रैंसम कॉल करते थे, कई दिन तक उन्हें जो है वो ले जाकर अपने पास रखते थे। उसके बाद जो है उनको तावान लेकर रिहा कर दिया जाता था। इसमें अरशद कपूर, रहमान डकैत और बहुत से और जो है बड़े नाम जो है वो शहर बदनाम नाम जो है वो शामिल हैं। उसके बाद इस शहर में एक इदारा कायम हुआ CPLC के नाम से और उसके जरिए जो है वो काफी हद तक वो रैंसम की वारदातें जो है उनमें कमी आई। बिजनेसमैन जो है पकड़े, वो किडनैप होते थे और वो तावान देके या उनके बच्चे जो है तावान देके बाहर आ जाते थे। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से, मैं इसे कोई 10-12 साल या शायद इससे भी ज्यादा अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि इस शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है ये पुलिस कर रही है और ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है। किसी भी शहरी को घर से उठा लिया जाता है जाकर, उसके बाद उसके घर में जो कीमती सामान होता है वो भी उसी वक्त लूट लिया जाता है। उसके बाद उस शख्स को ले जाकर जो है किसी नामालूम मुकाम पर रखा जाता है। जाहिर है वो कोई थाना ही होता है। रिकवरी भी तो एक पुलिस, यानी मुझे बताएं कि अगर मैं गलत कह रही हूँ, तो एक पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस स्टेशन पे से रिकवरी की है, तो यानी छापा भी उधर ही मारा जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ। वाकया एक ही थाने में हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला वाकया तो कि न्यू कराची से एक नौजवान को असद को उठाया जाता है। उसके लिए कॉल आती है उसकी वालदा के पास कि सुरजानी टाउन थाने आ जाओ और पैसे लेकर आना 1 लाख रुपए। वो खातून जो है जब सुरजानी टाउन थाने पहुंचती हैं, वहाँ पहुंच के वावेला करती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। SHO सामने आ जाता है। SHO कहता है आप देख लें, लॉकअप देखा जाता है, नहीं होता। इत्तेफाक ये होता है कि उसी वक्त जो है वो कॉल आ जाती है अगवाकार की, खातून के मोबाइल पर जो उस बच्चे की माँ है जिसको ले जाया गया है। SHO जो है वो रिक्शा ड्राइवर बन के उस कॉल पे बात करता है और पूछता है कि मुझे बताएं इनको लेके कहाँ आना है। तो वो खातून, वो अगवाकार वहां से कहता है कि सुरजानी टाउन थाने की छत पर आ जाओ। थाना उसी SHO का है और उधर ही थे वो। तो SHO ला इल्म है इस सारी चीज से या फिर वो भी इसमें मुलव्वस है? क्योंकि ये तो उनके अहाते, मतलब उसी की जुरिस्डिक्शन में हो रहा है। देखिए, एक चीज जो है थोड़ी सी समझनी होगी हमें कि किसी भी थाने में 2 किस्म के
ऑपरेशन हो रहे होते हैं, एक जिसे हम जो है एक ऑपरेशन पुलिस कहते हैं और इसे एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस कहते हैं। तो ये जो मकवी है ये बाजियाब हुआ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास से। जिस तरह से हर थाने में एक SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसी तरह से एक स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है। तो स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके अंडर में सारा तफ्तीश का अमला होता है। तो ये शख्स असद जो है, इसे जिस शख्स जो पुलिस अफसर लेके गया था उसका ताल्लुक जो है इन्वेस्टिगेशन से था। चलिए ये तो मजे हो गया कि वो एक पुलिस वाला था, लेकिन इसमें जो और इंटरेस्टिंग और खौफनाक बात जिसे मैं कहूंगा वो ये है कि जो दीगर 3 लोग थे और जो अगवाकार था वो कोई पुलिस वाला नहीं था, वो उस पुलिस अफसर के लिए काम करने वाले प्राइवेट अफराद थे। 3 अफराद थे जो इस वाक़े में गिरफ्तार हुए हैं और जो इस वाक़े में बाकायदा तौर पर I wonder कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। एक और किस्सा भी, बिल्कुल एक और किस्सा भी है और ये तो जरा हमारे इर्द गिर्द ये ऑफिस है एक्चुअली, डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर से बाजियाब करवाया गया। तो ये वाला किस्सा भी बता दें कि इस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि उन्होंने तो आगे काउंटर एक सू भी करने का सोचा है कि हम पुलिस को करेंगे, कि किस तरह वो आगे हमारे ऑफिस में और बंदा निकाल लिया। ये वो जगह है, बाय द वे वी जस्ट वांट टू फॉर व्यूअर्स हु आर वाचिंग, दिस इज द प्लेस। अच्छा टैक्सेशन के दफ्तर से जो बंदा बाजियाब हुआ है, इसकी क्या कहानी है? इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो DG एक्साइज का दफ्तर है वहां से पीराबाद पुलिस ने एक बंदे को बाजियाब किया है। बाकायदा जब वो बंदे आए हैं वहां पर, इसके लिए भी बिल्कुल वही हुआ कि जनाब तावान की कॉल आई, तावान की कॉल के लिए IH चंडीगढ़ रोड पर बुलाया गया और IH चंडीगढ़ रोड पर जो है ये DG एक्साइज का दफ्तर है। जब पीराबाद पुलिस यहाँ पहुंची है तो उन्होंने बाकायदा इस शख्स को यहाँ से बरामद किया है। उसके बरामद करने के बाद बस एक गलती कह लीजिए या कोताही कह लीजिए कि मुकामी पुलिस से ये हुई है कि उन्होंने रोजनामचे में एंट्री नहीं की कि वो यहाँ से ये बंदा लेकर जा रहे हैं, और उसको बुनियाद बनाते हुए अब एक्साइज पुलिस एक तरह से मुकामी पुलिस के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है कि हमारा बंदा ले गए, हमने तो इसे मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया हुआ था, हम लेकर आए हुए थे और अब जो है मुकामी पुलिस इसे ले गई और हमारे लोगों को भी ले गई है। इसमें लेकिन एक बहुत क्लियरली बात है कि अगर आपने किसी शख्स को उसके घर से लेकर भी आए थे, किसी जुर्म में भी लेकर आए थे, तो आपने कौन सा जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी? अभी तक उस शख्स के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, हमें सामने नहीं आई। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू जो है बहुत मजे का वो ये है कि वो शख्स जिसे पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया, एक प्राइवेट शख्स जिसके बारे में एक्साइज पुलिस का ये कहना है कि ये शख्स हमारे पास गाड़ियां धोता था, उस शख्स का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के आ चुका है। उस शख्स के पास के खिलाफ कराची में 2015 में और लाड़काना में 2019 में मंशियात फरोशी का मुकदमा जो है वो दर्ज है, उसमें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हुआ है। यानी आपने एक मंशियात फरोश को अपने दफ्तर में शेल्टर दिया हुआ था, वो आपके दफ्तर में मंशियात फरोश अगर दफ्तर में गाड़ियां धोने के काम कर रहे हैं तो फिर बाकियों का क्या क्राइटेरिया होगा? ये बताइएगा क्विकली फ़हीम साहब, ये इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान क्या एहलकार उसमें मुलव्वस थे, ज़ाहिर DIG इन्वेस्टिगेशन ने क्या एक्शन लिया? कोई नोटिस लिया, कोई मुअत्तली हुई, कोई आगे से नोटिफिकेशन आया, कोई ऑर्डर्स आए, उनकी तरफ से कोई हरकत देखने में आई? देखिए कहा यही गया है कि हम महकमा जाती कार्रवाई कर रहे हैं, सारे मामले की इंक्वायरी हो रही है और जो मुल्जिमान मुलविस पाए गए चाहे वो पुलिस एहलकारी क्यों ना उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी। साथ साथ क्योंकि FIR भी दर्ज कर ली गई है और जाहिर है उनको बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले की मजीद तफ्तीश करने के लिए भी कहा गया है कि क्या ये पहला ही वाक़या है इनका, ये इससे पहले भी इस तरह की वारदातें करते रहे? तो मैं तो नहीं समझता ये कोई पहला ही वाक़या है, अभी और भी बहुत सी कहानियाँ इनकी सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो अफसरान हैं अगर वो सही मायनों में डंडा उठा लें और ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें तो ये सिलसिला बहुत हद तक रुक सकता है, क्योंकि कराची में पुलिस के हाथों शॉर्ट टर्म किडनैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने हमें समझाया भी है। और ये तो किडनैपिंग पे किडनैपिंग हो रही है, मतलब पर्चा तो वो भी नहीं काट रहे, बंदा भी उठा के लेके जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी व्हाट वुड आई से अलार्मिंग, ख़ास तौर पे क्योंकि फ़हीम का ये भी कहना है कि ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है, न्यू टर्म फॉर मी, वो पुलिस ही कर रही है। देखिए बात ये है कि पुलिस को हम एज अ ब्लैंकेट की स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, बिकॉज हर बार पुलिस कोई अच्छा काम करती है ना तो 2 और काम बीच में आ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, काली भेड़ें होती हैं ना, वो महकमे का नाम भी बदनाम करती हैं, वो सबको डिफेम करने की वजह बनती हैं। तो इनके खिलाफ तो पुलिस वालों को खुद ही कार्रवाई, आपस में कोई सुनगुन होना तो सबसे पहले रिपोर्ट करें। उन जो अच्छे वाले उनको कहना चाहिए कि हम अच्छा भी कुछ करते हैं तो तुम लोग हमें कल परसों इनफैक्ट आपको याद है कि एकदम से
दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे बिल्कुल ही खत्म ही हो गए बेरोजगार से तो हो गए। पाकिस्तान समेत आपको एक दफा फिर याद दिला दें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तकरीबन 6 घंटे बंद रही और इस ब्लैकआउट से बज़ाहिर पूरी दुनिया जो थी वो जैम होकर रहेगी। माशी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई और अब उसका जो फिगर्स है ना हमें कुछ समझ आना स्टार्ट हो गए हैं। लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बाय द वे कितने बिजनेसेस हैं, मार्क ज़करबर्ग को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा हुआ, ये भी सुन उसको तो बिलियन डॉलर्स में हुआ, बहुत ही ज्यादा हुआ। तो 3.5 अरब से ज्यादा सार्फिन से माजरत करने वाले, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, मार्क ज़करबर्ग को भी 7 घंटों में 7 अरब डॉलर सिर्फ यानी तकरीबन 12 खरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है। इधर हम थोड़ा सा पॉज इसलिए देंगे ताकि अपने जीरोज आप एडजस्ट कर लें दिमाग में। एप्लीकेशन की बंदिश की कई वजूहात सामने आ रही हैं, लेकिन चंद घंटों की बंदिश अगर कभी चंद दिनों तक पहुंच गई तो क्या होगा। ताज़ा मसले ने वाज़े कर दिया है कि प्रोफेशनल ताल्लुकात और कारोबारी सरगर्मियों जैसे अहम तरीन मामलात हम सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर आजकल चला रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। बगैर वार्निंग के दोबारा कभी ऐसी सूरत पैदा हो गई तो एक बहुत बड़ा मईशत का हिस्सा है जिसका पहिया जाम हो जाए। मतलब समझे कि दिस वाज अ लर्निंग कर्व। अभी जो हुआ है ना तो इससे सीखने की बात है। और हमें कौन सिखा रहा है जी? डॉक्टर उमर सैफ हैज जॉइंड अस, ही इज द चीफ डिजिटल ऑफिसर जंग जियो। डॉक्टर उमर सैफ, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे और हम जिक्र भी अभी यही कर रहे हैं कि दुनिया में चंद घंटों के लिए फेसबुक बंद हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह ये सब कुछ बंद हुआ है और ऐसा लगा कि सब कुछ जैम हो गया है और दुनिया ख़त्म हो गई है। पता चला है कि इस दौरान फेसबुक को अरबों खरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो आप ये तमाम सिस्टम अच्छी तरह जानते हैं, क्या कभी आपने ये सोचा था कि इस तरह सब कुछ हो सकता है और फिर दुनिया क्या करेगी? मतलब सब Was this even a possibility? ये निज़ाम कई कंप्यूटर्स पे, कई सर्वर्स पे बिखरा पड़ा है और वो दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं। ये एक डेटा सेंटर नहीं, कई डेटा सेंटर्स हैं। अगर वो निज़ाम, वो डाकखाना जिसमें ये तमाम राउट्स, तमाम राउटिंग इंफॉर्मेशन, तमाम एड्रेसेस स्टोर्ड हैं, किसी तरीके से उसमें अगर गलती हो जाए तो ये राउटिंग बंद हो जाएगी और वहाँ पे मैसेज नहीं राउट हो पाएंगे। और फेसबुक से भी यही हुआ कि उनकी ये जो BGP राउट्स हैं, इसकी सोचिए जो डेटाबेस या लुकअप सर्विस है उसमें गलत एड्रेसेस BGP राउट्स जो हैं वो गलत अपडेट हो गए और ये एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन एरर है जो उसको कॉन्फ़िगर कर रहा था, उससे ये गलती हुई। तो ये बहुत बड़ा क्वागमायर बन गया। फेसबुक उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि ना सिर्फ ये कि अगर एक दफ़ा BGP राउट्स गलत एडवर्टाइज हो गए तो उसको वो आदमी ठीक ना कर सका तो कोई और रिमोटली लॉगिन भी नहीं कर पाएगा जो ठीक कर सके और कोई फिज़िकली जाके भी डेटा सेंटर में ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको 6 घंटे लगे इस मामले को ठीक करते हुए। इससे पहले भी BGP आउटेजेस कहते हैं इनको, ये पहले भी हुई और इस तरह की और भी एक आउटेज को DNS आउटेज कहते हैं वो भी हुई। एक दफ़ा पाकिस्तान ने गलत राउट्स YouTube के एडवर्टाइज़ कर दिए थे, उससे पाकिस्तान में भी YouTube बंद हो गया था और कुछ बाकी मुल्कों में भी YouTube जो है वो गलत राउट हो गया था बिकॉज ऑफ दिस एररनेस अपडेट हमने जो DNS पे की थी। वो भी इसी तरह का एक निज़ाम है, इससे मिलता जुलता। तो ये होता रहता है दुनिया में। सीमिंगली छोटी सी कोताही लगती है लेकिन हाँ, लेकिन थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब ये खदशा सकली है कि कभी फेसबुक, गूगल या व्हाट्सएप वगैरह कभी किसी दिन फिर ये किसी से राउट गलत अपलोड हो जाए और निज़ाम फ्रीज हो जाए और घंटों नहीं दिनों तक बात चली जाए, तो हैज़ द वर्ल्ड थॉट अबाउट इट कि कितना नुकसान हो सकता है और इसके क्या असरात हो सकते हैं दुनिया पर, मईशत पर? अब सोचिए कि ये कई दिनों पे मुहित हो जाए अगर किसी ऐसे इंस्टेंस की वजह से, जिसको कैस्केडिंग फेलियर कहते हैं, कि एक BGP राउट गलत हो गया, उसकी वजह से फिर एक और गलत हो गया, एक और गलत हो गया और लेट से आज फेसबुक का व कल गूगल का हो जाए जिसके ऊपर हम सारे और भी ज़्यादा रिलायंट हैं। हम ईमेल भी उसके थ्रू भेजते हैं और हमारे कैलेंडर्स भी वही मैनेज करता है और एंड सो ऑन, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स भी उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो अगर ये उधर कोई इस तरह का कैस्केडिंग फेलियर हो जाए तो ऑफकोर्स हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ईमेल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुतासिर होगी। और दुनिया के बहुत सारे एंटरप्राइज सिस्टम्स इन पर चलते हैं, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम्स चलते हैं, कारोबारी निज़ाम बहुत सारे इन सिस्टम से जुड़े हैं, मुंसलिक हैं। तो ऑफ कोर्स इट कुड हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट और बहुत सारा आउटेज हो सकता है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं। एंड देयरफॉर वी नीड बेटर IT सिस्टम्स, मोर रिलायंट IT सिस्टम्स। और ये जो वर्क फ्रॉम होम या जो न्यू नॉर्म जो कहते हैं, इसके साथ अडॉप्ट करते हुए हमें ये भी साथ सोचना है कि अब ये सर्विसेज की प्रोविज़न
और सर्विसेज की जो अप टाइम है कि वो चलती रहे हमेशा, ये किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, बड़ा अब ज़बरदस्त आप समझा रहे हैं, बड़े सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल सार्फिन के नुक्ता नज़र से ये भी सामने आया है कि क्या ये कंपनीज अपने सिस्टम्स पर पैसा नहीं लगाते? बेशक सिस्टम्स पे लगाएं, टेक्नोलॉजी पे लगाएं, जो ब्रेन्स इस्तेमाल इधर हो रही है, मैन पावर हो रही है, उस पर लगाएं ताकि इस किस्म की चीज़ें ना हो। तो ये सवाल डेफिनेटली है लोगों का। और व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, ये भी पीपल वांट टू अंडरस्टैंड। वो पैसा कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे काम करते हैं, अगर ब्रीफली कुछ थोड़ा सा आप समझा सकें। अच्छा, ये भी कुछ लोग मैंने इंटरनेट पे देखा, ये कह रहे थे कि शायद इस वजह से आउटेज हुआ कि ये कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये बात दुरुस्त नहीं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और उनको पैसों की कोई कमी नहीं। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में फेसबुक जो है उसकी वैल्यू तकरीबन 375 अरब डॉलर से बढ़कर 1 खरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। तो दीज कंपनीज हैव ऑफ कोर्स आर वैल्यूड अ लॉट नाउ, देव गेन्ड अ लॉट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है आईटी कंपनीज पर। फेसबुक में तो तकरीबन 3 गुना मतलब उनका स्टॉक बढ़ गया, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो ये नहीं कि उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने को नहीं। इवन दो आपको शायद लगता हो कि व्हाट्सएप फ्री है, लेकिन व्हाट्सएप का जो डेटा है वो आपसे इजाज़त लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं टू टारगेट एड्स फॉर यू, जो कि बेसिकली फेसबुक का पैसे कमाने का तरीका है। वो ये कि वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपकी उनके पास है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप कैसी वीडियोस देखते हैं, आप किससे कम्युनिकेट करते हैं, एट्सेट्रा राइट। सो बेस्ड ऑन दिस, ऑन योर लाइक्स, ऑन योर लाइफ इवेंट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी बाइंग हैबिट्स, वो तमाम डेटा इस्तेमाल करके आपको बड़े टारगेटेड इश्तिहारात दिखाए जाते हैं और इसी के थ्रू पैसे अर्न किए जाते हैं। और व्हाट्सएप भी अब उसी एडवर्टाइजिंग टारगेटिंग नेटवर्क है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सैफ, आपने वक्त दिया।